सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो ऑफ MKB इकोनॉमिक्स क्लासेस। और हमारा ये चैप्टर चल रहा था फर्स्ट चैप्टर इंडियन इकोनॉमी का, इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। तो लास्ट चैप्टर में हमने ओवरऑल जो फीचर्स थे इंडियन इकोनॉमी के उसके बारे में डिस्कस किया था। आज इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे जो एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन थी एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। तो इस एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में आज हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर की क्या कंडीशन थी। तो फर्स्ट अगर हम बात करें तो फर्स्ट है लो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। लो प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या है? लो प्रोडक्शन का मतलब है ओवरऑल आउटपुट, जितना भी आउटपुट यहाँ पर प्रोडक्शन या जो भी हम प्रोड्यूस कर रहे हैं या फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। और प्रोडक्टिविटी का मतलब है जो आउटपुट पर हेक्टेयर हो रहा है, मींस जो भी किसी के पास लैंड अवेलेबल है उसमें पर हेक्टेयर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, दैट इज प्रोडक्टिविटी। और जब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की तो प्रोडक्शन रिफर्स टू द टोटल आउटपुट, कितना टोटल आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है। तो अगर हम बात करें प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी की तो एट द टाइम ऑफ 1947-48 और एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वाज एक्सट्रीमली लो, बहुत ज्यादा कम थी। इसको अगर हम कंपैरिजन करें अगर आज के टाइम पे तो हम देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट 5 टाइम्स या 6 टाइम्स कहीं ना कहीं आज और 1947 के आसपास हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा। आज कहीं ना कहीं 5 टाइम 6 टाइम प्रोडक्शन हमारा बढ़ा है, जबकि हमको मालूम है कि जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वो क्या हुए हैं, वो कम हुए हैं। उसके बावजूद भी जो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी का लेवल है वो आज ज़्यादा है एज कंपेरिजन टू 1947-48। तो अब वो डेटा है यहाँ पर कुछ दिए हुए इससे रिलेटेड, बट वो डेटा इतने इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि डेटा हमको लिखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती। थोड़े बहुत डेटा चलते हैं बट बहुत ज़्यादा डेटा नहीं लिखने पड़ते। तो बस कॉन्सेप्ट समझिए, बाकी डेटा आप तो चाहें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। सेकंड है जमींदारी सिस्टम और एक्सप्लोटेटिव लैंड सेटलमेंट सिस्टम। अब ये जमींदारी सिस्टम क्या है? ये जमींदारी सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस किया था हमारी इंडियन इकोनॉमी में, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चर सेक्टर में। अब इस जमींदारी सिस्टम में एक्चुअली होता क्या था? इस जमींदारी सिस्टम में, ये आपने मेरे ख्याल से 10th क्लास हिस्ट्री वगैरह में भी पढ़ा होगा जमींदारी सिस्टम। इस जमींदारी सिस्टम में क्या होता था, इसमें उन्होंने क्या किया कि जो जमींदार थे उन जमींदार्स को परमानेंट ऑनर बना दिया, किसका? लैंड का। और उनको ये एडवाइस दे दी गई या ये ऑर्डर दे दिया गया, एडवाइस तो नहीं बोलेंगे, ऑर्डर दे दिया गया कि आप लोग क्या करो, आप लोग जो भी कल्टीवेशन हो रहा है फार्मर्स के थ्रू, जितना भी वो प्रोडक्शन कर रहे हैं उस प्रोडक्शन का एक पर्टिकुलर अमाउंट एज अ रेवेन्यू हमको पे करो। और उसके बाद क्या हो, आप फ्री हो उनसे जितना मर्जी रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। तो जमींदार क्या करते थे? बेसिकली जमींदारों को एक फिक्स्ड अमाउंट ब्रिटिश गवर्नमेंट को एज अ रेवेन्यू, एज अ टैक्स प्रोवाइड करना होता तो वो कर देते थे। उसके बाद वो फ्री थे, जितना मर्जी चाहे उतना क्या करने के लिए, रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए फार्मर्स थे। तो मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट सभी जो जमींदार थे वो क्या करते थे, वो बहुत ज्यादा रेवेन्यू जो है कलेक्ट करते थे, किससे? फार्मर से। तो एक पार्ट वो किसको दे देते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को देते थे, बाकी वो सब उनका अपना प्रॉफिट होता था। तो बेसिकली यहां पर जो जमींदार थे वो सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए क्या करते थे, वर्क करते थे, जिससे कि हमारे जो फार्मर्स हैं उन फार्मर्स का बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन यहां पर किया गया। ठीक है, तो इतना ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया गया कि फार्मर जो पूरा साल भर या पूरे सीजन जो मेहनत करता था, जो भी वो कल्टीवेशन करता था, उस कल्टीवेशन में से उसको ही उतना नहीं बच पाता था कि वो एटलीस्ट अपने फैमिली के लिए भी क्या कर सके, जो फूड ग्रेन्स है वो अवेलेबल करा सके। क्योंकि मोस्टली जो पार्ट था वो सब एज अ टैक्स, एज अ रेवेन्यू जो है हम बोल सकते हैं जमींदार क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। तो ये एक सिस्टम ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था, जो हम अगर देखा जाए तो फार्मर के बेनिफिट के लिए तो बिल्कुल नहीं था, उल्टा फार्मर्स को तो इससे क्या हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। बेचारे फार्मर्स की कंडीशन वैसे ही कंट्री में क्या है वो सब जानते हैं। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्सप्लॉयटेशन किया गया जमींदार के थ्रू, इस जमींदारी सिस्टम के थ्रू। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो फोर्स कमर्शियलाइजेशन। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने हमारे जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स को फोर्सली क्या किया गया, उनको ये कहा गया कि आप क्रॉप्स प्रोड्यूस करो, लेकिन वो क्रॉप्स कैसी होने चाहिए, जो कि कमर्शियलाइजेशन में काम आए, कॉमर्स में काम आए, बिजनेस में काम आए, या जिनसे कि उनकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनकी इंडस्ट्रीज चल सके। इस तरीके की गुड्स का प्रोडक्शन फोर्सली हमारे जो फार्मर्स थे उन फार्मर्स से करवाया गया ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू। तो इसमें
जो मेन जो यहाँ पर क्रॉप अगर हम बात करें तो वो इंडिगो था। इंडिगो का सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्या करवाते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट प्रोडक्शन करवाते थे। अब इंडिगो की इनको रिक्वायरमेंट क्यों थी? इंडिगो की रिक्वायरमेंट इनके जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी ब्रिटेन में, उस टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए इनको इंडिगो की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि जो इंडिगो है वो कलर करने के लिए और ब्लीचिंग के काम आता है, तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा करवाया गया। बट हमारे फार्मर्स इंडिगो को प्रोड्यूस करने के फेवर में बिल्कुल नहीं थे, ठीक है, क्योंकि एक तो वो जो वीट राइस जो भी इस तरीके का प्रोडक्शन करते थे उसमें ही वो लोग ज़्यादा कंफर्टेबल थे। दूसरा, इंडिगो का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि जितना ज़्यादा इंडिगो का हम प्रोडक्शन करते हैं ये सॉइल की फर्टिलिटी को उतना ही क्या करता है, कम करता है। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसका। बट सुने कौन? फार्मर की सुनने वाला कोई था नहीं, तो उनको ज़बरदस्ती ये बोला गया, तो उनको मजबूरी में क्या करना पड़ा, इस तरीके का जो प्रोडक्शन है वो करना पड़ा। तो बेसिकली यहाँ पर जो फोर्स कमर्शलाइजेशन करवाया गया वो सिर्फ ब्रिटिश इंडस्ट्रीज़ के लिए यहाँ पर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने करवाया। अदरवाइज उनके इस काम के पीछे ऐसा कुछ नहीं था कि जो फार्मर्स हैं फार्मर्स को किसी तरीके का बेनिफिट मिले, ऐसा कुछ नहीं था। देन अगर हम बात करें तो लैक ऑफ इन्वेस्टमेंट इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट का भी कोई प्रोविज़न नहीं था। जो ऑनर्स थे यहाँ पर लैंड के, या जो हम बात करें जमींदार थे, उन जमींदार ने एग्रीकल्चर सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए, उसके ग्रोथ के लिए किसी तरीके का कोई इनिशिएट कभी नहीं लिया, ठीक है। मोस्टली जो जमींदार थे वो सिर्फ क्या देखते थे कि कब फार्मर पूरा का पूरा प्रोडक्शन करे, कब कल्टीवेशन हो और कब हम रेवेन्यू कलेक्ट कर दें, लेकिन वो किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट एग्रीकल्चर सेक्टर में नहीं करते थे। ऑलमोस्ट उनका शेयर क्या था, नील था। क्योंकि हमें मालूम है कि जो एग्रीकल्चर सेक्टर हमारा उस टाइम पर, हमारे यहाँ पर बहुत सी प्रॉब्लम्स थी एग्रीकल्चर सेक्टर में। इरिगेशन फैसिलिटी नहीं थी प्रॉपर, मॉडर्न टेक्निक्स नहीं थी, मशीन नहीं थी, और भी कई तरीके की फैसिलिटीज़ एग्रीकल्चर में नहीं थी। तो इन सब की रिक्वायरमेंट्स हमारे फार्मर्स को थी। परमानेंट इरिगेशन की फैसिलिटी हो जाए, ट्यूबवेल लग जाएं, मशीन्स आ जाएं एग्रीकल्चर सेक्टर करने के लिए, या जो भी केमिकल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन इन चीज़ में जो जमींदार से उन्होंने कभी किसी तरीके का अपना कोई शेयर नहीं दिया। तो वो कॉस्ट में कभी शेयर नहीं देते थे अपना, लेकिन हाँ प्रॉफिट में हमेशा वो क्या करते थे, अपना शेयर ले जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर में कि इन्वेस्टमेंट नहीं था एग्रीकल्चर सेक्टर में। और ये इन्वेस्टमेंट जो है किसी तरीके से किसी भी जमींदार ने इसमें अपना इनिशिएट नहीं लिया, कोई भी कभी आगे बढ़कर नहीं आया कि ताकि फार्मर्स को थोड़ा सा हेल्प हो जाए, उनका जो प्रोडक्शन है वो बेटर हो सके। नेक्स्ट अगर बात करें तो इसी से रिलेटेड ही ये नेक्स्ट पॉइंट है, गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल। गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल, इसका मतलब ये है कि जो हमारे ऑनर्स थे, ये जो बोल सकते हैं जमींदार थे, तो अगर हम बात करें गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल की, तो ये गल्फ बिटवीन ऑनर ऑफ द सॉइल एंड टिलर ऑफ द सॉइल का मतलब है कि यहां पर जो एक तो होते हैं जो ऑनर हैं सॉइल के, जो जमींदार हैं, और दूसरे जो हैं टिलर ऑफ द सॉइल, जो फार्मर्स हैं, जो एक्चुअल में क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं। इनके बीच में क्या था, ये जो गल्फ था ये कंटिन्यूस इंक्रीज होता जा रहा था, यानी कि जो गैप था वो बढ़ता जा रहा था। क्यों? क्योंकि जो ये ऑनर्स थे, ये ऑनर जो थे ये क्या होते जा रहे थे, ये रिच होते जा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा रेवेन्यू क्या करते थे, कलेक्ट करते थे हमारे फार्मर से। और जो ये एक्चुअल में टिलर थे सॉइल के, जो फार्मर्स थे, ये क्या होते जा रहे थे, पुअर होते जा रहे थे, यानी कि इनकी इनकम जो थी, इनकी इनकम नहीं हो पा रही थी, क्योंकि जो भी वो कल्टीवेशन करते थे उस कल्टीवेशन का मोस्टली पार्ट जो था वो जमींदार से ले जाता था। तो इनके बीच का एक गल्फ जो था, जो एक गैप था, ये गैप कंटिन्यूस क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था। क्योंकि यहाँ पर हमने ऊपर जैसे बात कर ही लिया कि जो इन्वेस्टमेंट था, इस इन्वेस्टमेंट में किसी तरीके का शेयर नहीं वो देते थे जो जमींदार थे। वो सिर्फ क्या ले जाते थे अपना, वो जो भी प्रॉफिट था उस प्रॉफिट को ही वो लोग यहाँ से लेकर के जाते थे, लेकिन किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट या किसी भी तरीके का जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसमें किसी तरीके का कोई शेयर वो लोग नहीं देते थे। तो ओवरऑल बर्डन जो था इस कॉस्ट का, वो ओवरऑल बर्डन किसके ऊपर आ रहा था, टिलर ऑफ द सॉइल जो थे, एक्चुअल में जो फार्मर्स थे उनके ऊपर आ रहा था। अब उन्हीं लोगों को क्या करना था, यहाँ पे प्रोडक्शन करना था, तो उन्हीं लोगों को इस प्रोडक्शन के लिए कॉस्ट बियर करनी पड़ती थी, जबकि प्रॉफिट इनको नहीं मिल पा रहा था। जो फार्मर थे वो प्रॉफिट सिर्फ कौन ले जा रहा था, वो जमींदार से लेकर के जा रहे थे। तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था, जिस वजह से ये जो गल्फ था, जो गैप था किसके बीच में, टिलर ऑफ द सॉइल एंड जो ऑनर ऑफ द सॉइल है, ये बढ़ता जा रहा था, जो कि सही नहीं था। नेक्स्ट अगर बात करें तो स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स। अब स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड होल्डिंग्स का मतलब होता है
कि जो लैंड अवेलेबल है हमारे पास प्रोडक्शन करने के लिए या फार्मर्स के पास, वो किसी एक पर्टिकुलर प्लेस पर ना होना। जैसे कि सपोज दैट ये एक कोई बहुत बड़ा फील्ड है, मान लो इसमें ये इस फील्ड में बहुत सारे छोटे छोटे पीसेज हैं लैंड के। अब कोई फार्मर है, कोई ए फार्मर है, उस ए फार्मर का एक पीस ऑफ लैंड यहाँ पर है, एक पीस ऑफ लैंड कहीं यहाँ पर है, एक पीस ऑफ लैंड कहीं यहाँ पर है। तो यानी कि इस तरीके से अलग अलग प्लेसेस पर लैंड होना वही होता है फ्रेगमेंटेड होल्डिंग। अब इस तरीके के फ्रेगमेंटेड होल्डिंग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जो हम है टेक्नोलॉजी का यूज नहीं कर सकते, ये टेक्निक या जो मॉडर्न टेक्निक है उसका यूज नहीं कर पाते, और इस वजह से क्या होता है, जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन होता है वो बहुत लो होता है। टोटल अगर हम आउटपुट की बात करें, ओवरऑल आउटपुट की बात करें तो बहुत लो होता है। क्यों होता है ऐसा, खुद सोचो। मान लो एक पीस ऑफ लैंड यहां पर ए से फार्मर का, उसको सपोज दैट यहां पर एग्रीकल्चर करना है और उसके पास मशीन अवेलेबल है और वो मशीन यूज कर सकता है, लेकिन अब उसको मशीन यूज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं यहां से यहां जाने के लिए बीच में किसी और के जो फील्ड है यहां से जाना पड़ेगा, या यहां से यहां जाने के लिए जो फील्ड्स हैं यहां से जाना पड़ेगा। अब हो सकता है कि ये लोग इसको परमिशन ना दें, ठीक है, कि भाई सपोज दैट यहाँ पर किसी तरीके का अभी प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पर फसल उगी हुई है, अब उसको मशीन लेकर के जानी है तो थोड़ा ना परमिशन दे देंगे कि यहाँ से मशीन ले जा, या ये वाले लोग थोड़ा ना परमिशन दे देंगे कि हमारे खेतों के बीच से मशीन ले जा। तो इस तरीके के जो लैंड होता है उसमें मशीन्स का यूज़ करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसी वजह से जब मशीन्स टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं कर पाते तो ऐसे लैंड में जो पीसेज में अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए होते हैं उसमें जो प्रोडक्शन का लेवल होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो होता है। और यही रीज़न था कि हमारे यहाँ पर जब हमने बात करी प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन की कि वो लो था, वो ये भी एक बहुत बड़ा उसका रीज़न है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सब्सिस्टेंस आउटलुक। सब्सिस्टेंस आउटलुक का मतलब क्या होता है, जब एक फार्मर सिर्फ फैमिली कंजम्पशन के लिए या सेल्फ कंजम्पशन के लिए क्या करता है, प्रोडक्शन करता है, फैमिली कंजम्पशन और सेल्फ कंजम्पशन के लिए प्रोडक्शन करता है, तो उसको सब्सिस्टेंस आउटलुक कहा जाता है। तो बेसिकली जो हमारे फार्मर थे उनका जो एक आउटलुक था, एक पॉइंट ऑफ व्यू था प्रोडक्शन करने का, वो क्या था, सिर्फ सेल्फ कंजम्पशन या फैमिली कंजम्पशन। वो लोग कभी भी इस कमर्शलाइजेशन के लिए इसके फेवर में नहीं थे, ठीक है, क्योंकि उनका मानना यह था कि जो एग्रीकल्चर है उस एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। बेसिकली जो पहले के फार्मर्स थे उनका जो एक पॉइंट ऑफ व्यू था एग्रीकल्चर को लेकर के वो ये था कि एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन नहीं होना चाहिए। उसके पीछे उनका लॉजिक था। एक लॉजिक क्या था, लॉजिक ये था कि लाइक जैसे जो हमारा जो फार्मर हैं जो अभी भी गाँव में रहते हैं, हमें मालूम है कि वो लोग जो लैंड होता है अपनी उसको माँ मानते हैं, एज अ मदर ट्रीट करते हैं, और जब मदर ट्रीट करते हैं तो उसमें जो भी कुछ वो प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो बोलते हैं ये माँ के थ्रू या मदर के थ्रू प्रोवाइड किया गया है तो इसका बिजनेस नहीं होना चाहिए। तो इसलिए वो कभी भी बिजनेस पर्पज से प्रोडक्शन नहीं करते थे, वो सिर्फ फैमिली कंजम्पशन से प्रोडक्शन करते थे। बोलता था मदर लैंड हमको प्रोवाइड कर रही है, हमारी माँ हमको प्रोवाइड कर रही है, तो हम इसको बेचेंगे नहीं, हम इसका बिजनेस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर जो उनका आउटलुक था वो सिर्फ फैमिली कंजम्पशन था या सेल्फ कंजम्पशन के लिए वो लोग प्रोडक्शन करते थे, बिजनेस पर्पज से प्रोडक्शन नहीं करते थे, ठीक है। तो ये कुछ फीचर्स थे एग्रीकल्चर सेक्टर के एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। क्लियर होगी बात? तो आई होप समझ में आ गया होगा ये। बाकी ये हो सकता है कि वीडियोस थोड़ा लंबे बने, ठीक है, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा समझाना पड़ता है, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं फटाफट छोटे छोटे वीडियो बना करके जल्दी जल्दी ख़त्म कर दूं। एटलीस्ट अगर जितना टाइम लगता है समझाने में उतना लगाऊंगा मैं, और उसके लिए थोड़ा वीडियो बड़ा बन जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आराम से देखिए, एक बार समझ में आ जाएगा तो फिर ये याद भी रहेगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे का टॉपिक समझते हैं। तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।